नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। देवघर शिव बारात का मामला है। दरअसल शिव बारात मामले में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट का फैसला आया है कि पुराने रोड से ही शिव बारात निकाली जाएगी। निशिकांत दुबे की याचिका खारिज हो गई है। निशिकांत दुबे को ये कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रशासन के परंपरागत रूट को कोर्ट ने इजाजत दी है। हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पलामू में शिव बारात को लेकर बवाल हुआ था और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि वो किस रूट से शिव बारात को निकलवाना चाह रही है। और ऐसे में अब निशिकांत दुबे को ये बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से प्रशासन ने परंपरागत रूट को लेकर के ये टिप्पणी की है। हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी, जो कि खारिज कर दी गई है। पलामू में शिव बारात को लेकर ही बवाल हुआ था। आपको बता दें कि धारा 144 लागू की गई है और उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया था। एक याचिका दायर की गई थी। देवघर शिव बारात का मामला है, जिसमें रोड डाइवर्जन, रोड बदलने की बात की जा रही थी और उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिला प्रशासन के आदेशों को लेकर के चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, जो कि आज वो चुनौती कहीं ना कहीं खारिज होती नजर आई है, क्योंकि निशिकांत दुबे की याचिका खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। तो प्रशासन के परंपरागत रूट को कोर्ट ने इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी, जो कि खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि पलामू में शिव बारात को लेकर ही बवाल हुआ था और अब निशिकांत दुबे की याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि देवघर में शिव बारात को लेकर संग्राम छिड़ गया है। देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हाईकोर्ट चले गए थे, जहां आज हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल देवघर के सदर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पुराने रूट से ही शिव बारात की आयोजन की इजाजत दी गई है। यानी महाशिवरात्रि कमेटी ने जो रूट तय किया था, उस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है और जिसके बाद ही निशिकांत दुबे इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरने में जुटे थे। हेमंत सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए सांसद ने कहा था कि हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया और एक पीआईएल दाखिल की है और उस पीआईएल को आज खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से यह याचिका खारिज की गई है और ये माना जा रहा है कि निशिकांत दुबे को यह झटका है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को यह झटका लगा है। शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन के आदेश को सही बताया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। शिवम, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से निशिकांत दुबे की याचिका खारिज कर दी गई है, ये माना जाए कि उनको झटका है। प्रशासन को यह अधिकार है कि वो किस रास्ते से शिव बारात को निकालना चाहता है। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। देखिए, बिल्कुल योगेश, निशिकांत दुबे को एक बड़ा झटका कहेंगे, क्योंकि पलामू में, झारखंड के पलामू में जो विवाद गहराया धीरे धीरे करके शिव बारात को लेकर और तोरण द्वार को लेकर, तो उसी को लेकर बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका के जरिए कहा गया था कि जो शिव बारात है योगेश, उस शिव बारात का रूट बदला जाए। उस पर सुनवाई हुई है और अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है और साफ कह दिया है हाईकोर्ट ने कि जो प्रशासन ने जो रूट तय किया था वही रूट ठीक रहेगा और उसी रूट के जरिए शिव बारात निकाली जाएगी। क्योंकि देखिए, निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया था, तमाम तरह के गंभीर आरोप मढ़े थे, लेकिन जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है फिलहाल हाईकोर्ट से और शिव बारात जो देवघर में अब निकाली जाएगी वही रूट रहेगा जो रूट प्रशासन तय करेगा। देखिए, ये मैं आप या निशिकांत दुबे तय नहीं करेंगे योगेश कि शिव बारात का रूट क्या रहेगा। प्रशासन वहां का बखूबी जानता है कि शिव बारात को किस रूट से निकाला जाना चाहिए, कौन सा रूट ज्यादा बेहतर है शिव बारात के लिए, और यही प्रशासन ने किया। यही हाईकोर्ट ने कहा कि शिव बारात का रूट बदला नहीं जाएगा।
बिल्कुल, साफ तौर पर ये जिस तरीके से प्रशासन ने ये बात कही है कि रूट कौन सा होगा और रूट क्या होगा उसकी तरफ से निर्धारित किया जाएगा। निशिकांत दुबे जिस तरीके से सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं उठता है शिवम कि यदि किसी भी तरीके की अनहोनी हो जाती है और जिस रूट की मांग की जा रही कि पुराने रूट से लाया जाए, क्योंकि उसी जो पुराने रूट से निकाली जा रही थी शिव बारात को उस रूट से निकाला जाए, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये तो कहीं ना कहीं तय होगा कि प्रशासन को वो रूट नहीं समझ में आ रहा होगा, सही कोई ना कोई अड़चने दिख रही होंगी भविष्य में, उसको लेकर के ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में अब राजनीति क्यों? देखिए, जाहिर तौर पर सियासत हो रही है इसमें। सियासत इसलिए क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार है। बीजेपी वहां पर अपोजिशन में है और बीजेपी से आते हैं सांसद निशिकांत दुबे। लगातार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को इस जरिए घेरने का प्रयास लगातार कर रहे थे। इन्होंने इसी के चलते हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन झटका लगा है, याचिका को रद्द कर दिया गया। देखिए, कोई भी घटना होती, कोई भी हिंसा होती है तो सवाल पहले खड़ा होता है प्रशासन पर। सवाल खड़ा बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर नहीं होगा, सवाल खड़ा कांग्रेस पर नहीं होगा, सवाल खड़ा होगा प्रशासन पर कि आखिरकार प्रशासन कहां था। ठीक बात। शिवम, आपको यहाँ पर रोकेंगे और इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। अनंत अमित जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को? ये कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे को झटका लगा है। नहीं, कोई निशिकांत दुबे जी को कोई झटका नहीं लगा है। ये वर्तमान हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति है और हम ये चाहते हैं कि जो भी धर्म के लोग रहते हैं देश में, प्रदेश में, वो सबको अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है और हमारी पार्टी सभी धर्मों में, सभी लोगों में विश्वास करती है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार काम कर रही है और वहां के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जिस तरीके से माननीय सांसद के ऊपर निजी हमले और निजी तरीके से जो कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम तो ये चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता और प्रदेश के सभी धर्मों के लोगों के लिए, विकास के लिए सोचे। हम तो यही उनसे कामना करते हैं और भगवान भोले से ये मनाते हैं कि ये सरकार को और सरकार के मुखिया को, जो कि राजा का स्वरूप ले चुका है, उसको सद्बुद्धि दे और राज्य का विकास हो। अनंत अमित जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ती है, उसको लेकर के प्रशासन ने जो रूट तय किया है उस पर हस्तक्षेप क्यों? क्या निशिकांत दुबे जिला प्रशासन से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन सा रूट सही होगा, किस रूट में अड़चने नहीं आएंगी? देखिए शिवम जी, जिस तरीके से वर्तमान की जो वहां की सरकार है, वहां का स्थानीय प्रशासन माननीय सांसद के खिलाफ जिस तरीके से पर्सनल होकर उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से केस, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार उनके ऊपर निजी हमले हो रहे हैं निजी तरीके से, और लगातार वो 3 टर्म के सांसद है, तो उनको भी ये पता है ना कि लगातार वो पिछले 13-14 वर्षों से वहां के सांसद है, तो उनको भी तो ये पता होगा कि शिव बारात में कहाँ से रूट बनता है, कहाँ से लोग आते हैं और कहाँ से लोगों को सुविधा होती है। अब डीसी साहब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सांसद तो लगातार है वहां से, 3 टर्म के सांसद है शिवम जी, तो उनको भी तो ये पता है ना। तो ये भी तो प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन को तो ये चाहिए था कि माननीय सांसद, माननीय विधायक, जो भी वहाँ के स्थानीय नेता है, उनको बुला के और बात करते ना कि कहाँ से कैसे जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अनंत अमित जी। शिवम, अभी आपने सुना कि किस तरीके से अनंत अमित जी कह रहे हैं कि दरअसल निशिकांत दुबे जी भी वहां से सांसद हैं, उनको भी बेहतर तरीके से पता है और निजी हमले का भी यहां पर जिक्र किया गया प्रशासनिक हमले। अनंत अमित ने कहा कि योगेश 3 बार से सांसद है निशिकांत दुबे, लेकिन अनंत अमित जी से एक बार पूछिए कि अगर कल को कोई घटना होती है, कल को कोई हिंसा हो जाती है, तो निशिकांत दुबे क्या करेंगे? निशिकांत दुबे आएंगे मीडिया के साथ, कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं था, झारखंड सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, डीएम कहाँ थे, एसपी कहाँ था, ये तमाम सारे सवाल तो उठाएंगे। तो उससे पहले ये सवाल उठे, इससे पहले चाहिए कि प्रशासन इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले ले और अपने हाथ में तय करे, रूट तय करे कि दरअसल शिव बारात का रूट क्या रहने वाला है। बिल्कुल, ये निजी हमले का जिक्र किया जा रहा है। शिवम, कहा जा रहा है कि उनके परिजनों पर और निशिकांत दुबे पर भी इतने सारे आरोप मढ़े गए और एफआईआर दर्ज की गई है। क्या ये माना जाए कि अगर निजी हमले किए जा रहे हैं राजनीति में, तो उसको कहीं ना कहीं आस्था से भी जोड़ दिया जाए और उसके बदले की भावना को लेकर के हम अदालत का भी रुख कर लें? क्या निर्णय सही है क्या नहीं, इसको भी हम ना देखें?
देखिए योगेश, ये सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज है, क्योंकि एक तो पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की ईडी के रडार पर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया सरकार गिराने का, और कई बार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कह चुके हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि सरकार को जब तक गिरा नहीं लेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलने वाली है। ये बात बीजेपी कह चुकी है, और इसको लेकर लगातार चाहे केंद्र हो चाहे विपक्ष में बैठी वहां पर बीजेपी हो, बीजेपी के लोकल लीडर्स हो, निशिकांत दुबे हो, उनके टारगेट पर है झारखंड की सरकार। और इसी के चलते ये लगातार इस तरह की कवायद की जा रही है कि कैसे आखिरकार झारखंड की सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा जाए कि वहां पर देखिए लो एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आपके शासन में गुंडा राज चल रहा है, आपके शासन में पलामू में हिंसा हो गई। हालांकि पलामू में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने उस इलाके को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। योगेश, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बैन कर दिया गया है। साथ ही कल शिवरात्रि 18 तारीख को, शिवरात्रि को लेकर पीएससी के साथ साथ तमाम सारी सुरक्षा फोर्सेस वहां तैनात की गई हैं ताकि कोई भी हिंसा गलती से ना हो जाए। और दर्जन भर से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया और लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी फिलहाल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके की स्थिति अब झारखंड में बनती नजर आ रही है, खासतौर पर देवघर में। और यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था का ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं फर्रुखाबाद में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर डिप्टी सीएम भी हैरान रह जाएंगे। कई घंटे 108 एम्बुलेंस पर फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठ पाया, और एक पिता अपने बीमार बेटे को ठेले पर रखकर जिला अस्पताल लोहिया ले गया। ठेले पर बीमार बेटे को ले जाते पिता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का दावा किया जा रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से, ये उसकी एक वानगी है, उसकी हकीकत बयां करती हुई एक तस्वीरें सामने आई हैं। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं। युवक 108 पर फोन करता रहा, 108 नंबर पर फोन करता रहा, लेकिन कॉल पिक नहीं हुई, एम्बुलेंस युवक तक नहीं पहुंची, और उसके बाद मजबूरन इस युवक को एक ठेले का सहारा लेना पड़ा और उस ठेले पर अपने परिजन को लेकर जाना पड़ा अस्पताल तक। बीमार बेटे को ठेले पर ले गया ये युवक, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम है उत्तर प्रदेश में। और अब रुख करेंगे फर्रुखाबाद का, जहां पर गुप्ता इंस्टीट्यूट केस से 21 घंटे बाद ईडी निकली है। गुप्ता के हॉस्पिटल में 20 घंटे तक छापेमारी चली, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले गई है ईडी के। और छात्रवृत्ति घोटाले मामले में ईडी ने छापेमारी की है। तकरीबन 21 घंटे से छापेमारी चल रही थी, जो कि अब आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी निकल गए हैं और अपने साथ वो तमाम दस्तावेज ले गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। तो फर्रुखाबाद से खबर है, आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई जारी रही है और इस बीच अब ईडी की कार्रवाई खत्म हुई है और तमाम दस्तावेज ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। कई घंटे तक कार्रवाई चली है, कुछ बताएंगे सर? सर कार्रवाई में क्या कुछ खड़े भाई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आदेश, जिस तरह से छात्रवृत्ति घोटाले मामले को लेकर के ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई जारी रही है और अब बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई खत्म करके गुप्ता इंस्टीट्यूट से बाहर निकले हैं और अपने साथ तमाम दस्तावेज लेकर के गए हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट और उनके कॉलेज और जो है उनके आवास पर कल जो है सुबह 8 बजे से लगातार ईडी की टीम जो है, कई टीमें थी जो छापेमारी कर रही थी। इनके कॉलेज और उनके जो है घर और आवास और हॉस्पिटल पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही थी, जिससे आइटम मचा हुआ था। और ईडी ने जो है, मजे की बात यह है कि ईडी ने जो है उनके स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, उनके परिजनों को हिरासत में लिया था और उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और लगभग 20 घंटे
ईडी की कार्रवाई के बाद ईडी जो है दो कार्टून, बड़े बड़े कार्टूनों में कुछ लेकर गई है और कुछ झोलों में कुछ लेकर गई है, जिसमें कहा नहीं जा सकता है क्या हो सकता है। उसको जो है बताया नहीं जा सकता है क्या है, कुछ बताने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद जो है दस्तावेज और जो है लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है अपने साथ ले गए हैं बड़ी संख्या में, जिससे जो है अब जाकर कहीं जो है हॉस्पिटल मालिक और जो है कॉलेज के प्रबंधक ने रात की सांस ली है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से, ईडी के अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई क्या मीडिया से वार्ता के दौरान? देखिए मैं आपको बता दूं, जब मीडिया ने सवाल करना था तो आप वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ बताने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठकर एकदम जो है गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से ईडी के अधिकारी साफ तौर पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हॉस्पिटल संचालक है वो भी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से अगर गुप्ता इंस्टीट्यूट का हम जिक्र करें तो वहां पर छापेमारी चल रही थी, गुप्ता परिवार की तरफ से कुछ जानकारी दी गई क्या जब ईडी के अधिकारी वहां से निकले उसके बाद? मैं बता दूं, जैसे ही ईडी के अधिकारी बाहर निकले वैसे ही अंदर से हॉस्पिटल और उनके आवास के गेट को अंदर से लॉक कर लिया गया और जो है काफी कोशिश करने के बाद भी मीडिया के जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर जो है कहने के बावजूद भी गेट नहीं खोले गए और ना ही किसी प्रकार से किसी ने कोई ध्यान दिया है और जिन्होंने ना ही कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं लगातार। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए आदर्श। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों बीबीसी के दफ्तर में हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम समाधान यात्रा पर थे, उस दौरान ही हमने ये खबर देखी थी। बीबीसी का ऑफिस पूरे दुनिया भर में है, उनकी तरफ से कुछ लिखा जाता है और इस तरह की कार्रवाई होती है, तो अब समझ लीजिए देश में क्या हो रहा है। क्या किस क्षेत्र पे काम किया जरा देख रहे हैं ना, कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको। अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया, एक एक काम किया है अपनी तरफ से। और आज आपको एक ऐसी बहुमंजिली बिल्डिंग की तस्वीर दिखाने अब हम जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेकर छत तक का पिलर हिल रहा है। यह तस्वीर कहीं और की नहीं, देवरिया के स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। और यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर लोग रहने को मजबूर हैं। वहां इसे लेकर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा अनजान बने हुए हैं और यह बिल्डिंग 2013 में ही बनी है, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यह कोई अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई भूतखाने जैसा लग रहा है। कहने को तो यह 30 बेड का अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं नदारद। अब देखिए किस तरीके से पिलर हिल रहा है, और अगर आप इस पिलर को हल्का सा भी हिलाएंगे तो हिलता नजर आएगा। और बिल्डिंग के हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 साल पुरानी है महज ये बिल्डिंग। महज 10 साल में ऐसी हालात हो गए हैं बिल्डिंग के। और वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के इटावा तहसील क्षेत्र के एक गांव के लोग बीते कई महीनों से एक गांव में आवारा सांड से परेशान हैं और इस सांड ने तकरीबन अभी तक 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। बीते 12 फरवरी को 53 साल के सांड ने किसान को पटककर मौत दे दी। सुनील 12 फरवरी को शाम लगभग 6 बजे खेत की रखवाली के लिए अपने खेत गए थे। वहां आवारा सांड को खेत चरते देख उसे भगाने की कोशिश की। सांड को खेत से भगाकर जैसे ही लौटने लगे कि सांड ने पीछे से हमला कर दिया और पटक दिया। तब गांव के लोग वहां पहुंचे और सांड को भगाया। आनन फानन में किसान को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
और अलीगढ़ जिला कारागार में लंबे समय से बंद महिला बंदियों के आधा दर्जन से अधिक बच्चों को जेल के अधिकारियों ने प्रदर्शनी दिखाई है। बच्चों ने झूले के आनंद के साथ जमकर खरीदारी भी की है। महिला सब इंस्पेक्टरों और पुलिसकर्मियों का हाथ थामे हुए बच्चे जमकर आइसक्रीम और बाकी चीजों का भी आनंद लेते हुए नजर आए। इस दौरान छोटे बच्चे जेल जिलाधिकारी और पुलिस अंकल का शुक्रिया अदा करते भी नजर आए। महिला बंदियों के बच्चे खुश नजर आए हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये एक सार्थक और अच्छी पहल कही जा सकती है। जो महिला बंदी हैं उनके बच्चों को प्रदर्शनी का लुत्फ पुलिसकर्मियों ने उठवाया और आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को प्रदर्शनी में ले जाया गया और वहां पर इन बच्चों ने खरीदारी भी की। कारागार में निरुद्ध जो महिलाएं हैं तो वो माताएं भी हैं, उनके साथ में जो बच्चे कारागार में निरुद्ध हैं जिसमें उनका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो एक सामान्य रूप से ये सोचते हुए कि उनका बाल्यकाल, उनका अपना बचपन जीने के लिए वो अधिकृत है, उसी के निमित्त कारागार के द्वारा एक सार्थक पहल की गई है और जिसमें जिला अलीगढ़ में जो नुमाइश लगती है उस नुमाइश में उन बच्चों को मेले का आनंद लेने हेतु पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कारागार से भेजा गया और जिसमें जो है एक डिप्टी जेलर के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया। प्रत्येक बच्चे पे एक कारागार कर्मी को तैनात किया गया था उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और स्वयं मेरे अपने जो सरकारी गाड़ी है उसमें जो है बच्चों को आनंद लेने के लिए भेजा गया। बच्चों ने पूरे मेले का हर्षोल्लास के साथ आनंद। खबर मैनपुरी से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 20,000 का इनामी बदमाश आशीष उर्फ करू घायल हुआ है। गैंगस्टर और चोरी में फरार चल रहा था इनामी बदमाश। बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए हैं। कई थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मैनपुरी से एक खबर है जहां पर आपको बता दें कि गैंगस्टर और चोरी में फरार चल रहा था बदमाश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक गिरफ्तारी हुई है। मैनपुरी से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर और चोरी में फरार चल रहा था यह बदमाश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।